देखो, वाजे ने अपनी सभी कपड़े उतारे, फिर पीछे की ओर झुका और बिल्डिंग की छत से नीचे गिरने लगा। लगभग परफेक्ट पोजीशन में उसने छुपने की स्थिति में प्रवेश किया और फिर प्रति सेकंड 800 मीटर की गति से इमारत के स्टेनलेस स्टील कांच को तोड़ते हुए अंदर के लोगों पर हमला कर दिया। रोबोट ने तुरंत आदमी को पकड़ा और दीवार के कोने की ओर खींचा, जबकि वाजई ने बिना किसी झिझक के गोली चलाई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। तभी रोबोट ने अपना मुखौटा हटा दिया और यह देखकर वाजे घबराकर तुरंत गोली चला दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक और जीवित रोबोट ग्रेनेड के पिन की ओर हाथ बढ़ा रहा था। खुशकिस्मती से साथी बाट सही समय पर पहुंचकर एक गोली से उस रोबोट को मार गिराता है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होता। इस बीच वाजे घायल हाथ की ओर देखता है और फिर जमीन पर पड़े रोबोट की ओर। बाट उसकी भावनाओं को समझकर उसे सांत्वना देने के लिए कुछ कहता है, लेकिन वाजेल ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उसने अदृश्य अवस्था सक्रिय की और यहाँ से चला गया। इस समय वाजेल बहुत भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इंसान है या मशीन। भविष्य की दुनिया में तकनीक ने अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू लिया था, जहां सिर्फ अपनी उंगली ट्रांसमीटर में डालकर अपने दिल की बात किसी और के दिल में इलेक्ट्रॉनिक धारा के रूप में पहुंचाई जा सकती थी, और ये 100% बिना किसी हानि के है। तकनीकी रूप से यह संभव हो सका कि रोबोट और मानव अस्तित्व में रहे। दुनिया में अब कोई शारीरिक विकलांगता नहीं है। मशीनरी ने इस समस्या को पूरी तरह हल कर दिया है। इंस्टॉल करने के बाद यह शरीर के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है, बिना किसी असुविधा के। और विश्व की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी पेनहुया मशीनरी ने यह उपलब्धि हासिल की है कि मानव मस्तिष्क को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के शरीर में प्रतिरूपित कर दिया गया है और स्वायत्तता से स्नायविक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कभी भी जन्म, बुढ़ापा, बीमारी या मृत्यु नहीं होगी। और सिस्टर स्कारलेट पहला सफल प्रयोग थी। उसके मस्तिष्क को छोड़कर उसका पूरा शरीर मिश्र धातु से बना हुआ है और उसे पेनहुआ मैकेनिकल ने सुपर एजेंट बनने के लिए प्रशिक्षित किया था, जिसने रक्षा विभाग के कर्मचारियों में शामिल हो गए। कानून प्रवर्तन एजेंसी 9 सेक्शन पेचीदा मामलों को संभालती है। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि इमारत में मारा गया आदमी बानहुआ मशीनरी का एक उच्च अधिकारी था। इसके अलावा उसी समय पर 3 और बानहुआ मशीनरी के वैज्ञानिक भी मारे गए। सभी को बिना अपवाद संशोधित रोबोट ने मारा, जिन्होंने उनके मस्तिष्क में घुसपैठ कर उपयोगी जानकारी निकाली थी। 9 सेक्शन के प्रमुख हांडो ने बताया कि अपराधी बेहद दुस्साहसी हैं और हर क्राइम सीन पर संदेश छोड़ते हैं। वह खुद को कहते हैं कि जोशकी ने संदेश में सभी को चेतावनी दी कि जो भी बेनहुआ मशीनरी के साथ सहयोग करेगा उसे निश्चित ही मरना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह गए कि बेनहुआ मशीनरी ने आखिर किस प्रकार की सत्ता को नाराज कर दिया है जो ऐसी सजा भुगत रही है। इस तरह के प्रतिशोध को देखते हुए सच्चाई को जानने के लिए अरवाज ने स्कारलेट और बार्ट को प्रयोगशाला भेजा कि शायद वे अपराधी रोबोट से कुछ उपयोगी सुराग पा सकें। लेकिन बात उनके विपरीत हुई, क्योंकि रोबोट को हैकरों ने दोबारा कोड करके एनक्रिप्ट कर दिया था और हार्डवेयर पहले से ही नष्ट हो चुका था। डेटा को पुनः प्राप्त करना बेहद कठिन है। वैज्ञानिकों ने सिस्टर को बताया कि फिलहाल एकमात्र तरीका है कि रोबोट के दिमाग में प्रवेश किया जाए, लेकिन यह बेहद खतरनाक है और इसमें जोखिम है कि वायरस से मारा जा सकता है। लेकिन सच का पता लगाने के लिए सिस्टर ने जोखिम लेने का फैसला किया और अपनी चेतना को रोबोट की यादों में प्रवेश करवा दिया। लेकिन जैसे ही उसने शराब का शहर देखा, उसे छोटे आदमी जैसे वायरस ने दूर खींच लिया और उसे निगलने की कोशिश की। सिगरेट बहन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो और गहराई में फंस गई। तभी बार्ट ने तेजी से डेटा केबल खींच लिया और सिगरेट बहन को वापस खींच लिया। यह खतरनाक था, लेकिन उसे शराब के शहर की स्थिति का पता चल गया। अब वापस चले। विधवा बहन को अचानक एक क्षणिक भ्रम हुआ, जिससे वह काफी उलझन में पड़ गई। इसलिए उसने उसे बनाने वाले डॉक्टर को खोजा। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन विधवा बहन के भीतर शंका का बीज उपज गया। सुराग के आधार पर वह एक होटल में दाखिल हुई। अजीब हरकतों ने सुरक्षा गार्ड का ध्यान आकर्षित किया और उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। वहां अंदर कोई संकेत नहीं था और दरवाजा बंद होते ही उसका बार्ट से संपर्क टूट गया। मालिक ने उसे लोहे के पाइप से बांध दिया और इलेक्ट्रिक मशीन का उपयोग कर उस पर अत्याचार करने लगा। तभी बार्ट भी अंदर आ गया। सिग्नल नहीं मिलने के कारण बार्ट बेचैन होने लगा और उसकी अजीब हरकतों ने कुछ गुंडों का ध्यान खींचा, जिन्होंने बार्ट पर बंदूक तान दी। संकट के इस क्षण में उसने साहसिक प्रतिकार किया। 90 किलो वजन के साथ 200 किलो वाले व्यक्ति को संभालते हुए, और वह भी एक के मुकाबले कई, फिर भी पूर्ण जीत हासिल कर ली। सच में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्वाजेल बते ने आवाज सुनकर जवाबी हमला शुरू कर दिया। बड़ी बंदूक का उसने इतने कौशल से इस्तेमाल किया कि कुछ ही मिनटों में उसने सभी दुश्मनों को समाप्त कर दिया। इसके बाद वे दोनों बेसमेंट में गए। वहां फिर से ब्लैक विडो को भ्रम हुआ और भ्रम के पीछे जूशी दिखा। ब्लैक विडो ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन यह बस एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन निकला। इससे पहले कि ब्लैक विडो को होश आता, उसने देखा कि वहां बारूद रखा हुआ था। उसने बार्ट को धक्का दे दिया और उसका शरीर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। सौभाग्य से यांत्रिक शरीर की मरम्मत की जा सकती थी, इसलिए खास नुकसान नहीं हुआ। लेकिन साथ ही बार्ट उस तरह भाग्यशाली नहीं थे। उनके दोनों आंखें विस्फोट में क्षतिग्रस्त हो गई थीं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक आंखें लगाई गई, जो न केवल नाइट विजन बल्कि अन्य विशेषताएं भी प्रदान करती हैं। और भी अद्भुत बात यह है कि वे एक्सरे देख सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर की मरम्मत की और जांच जारी रखने की तैयारी की, एक और वैज्ञानिक को प्रयोगशाला में मारा गया। क्वाजी ने उसके हाथ में एक हार्ड ड्राइव पाई, जिसमें विशेष एजेंट निर्माण योजना में शामिल लोगों की सूची थी, जो जूशी की हिट लिस्ट भी थी। ये देखकर वे चकित रह गए कि ग्वाजी के निर्माता डॉक्टर का नाम भी उसमें था। तभी डॉक्टर लैब की ओर जा रहे थे और अचानक से एक कूड़ा गाड़ी ने उन्हें उड़ा दिया। 2 कठपुतली जैसे आदमी गाड़ी की ओर बढ़े और चालक पर गोलियों की बरसात कर दी। जब वे डॉक्टर पर हमला करने वाले थे, तब विधवा और उसके साथी समय पर गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। तीव्र गोलीबारी के बाद उनमें से एक वहीं मारा गया, जबकि दूसरा भागने के लिए मौके का फायदा उठाते हुए अदृश्य मोड़ में चला गया। वह भागते भागते एक जल भराव की जगह पर जाकर रुका। जब उसे लगा कि वह सुरक्षित है, तभी एक अचानक प्रकट हुए छाया चित्र ने उसे जमीन पर पटक दिया। वह उठकर फिर से विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे फिर से जोरदार मार पड़ती है।
इस समय काला विधवा ने भी अपनी असली शक्ल दिखाई और उसे एक लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर आगे बढ़कर उससे हत्या का मकसद पूछा, लेकिन आदमी ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। गुस्से में काला विधवा ने तुरंत अपना विवेक खो दिया और उसे मारने लगी। शुक्र है कि बर्ट समय पर पहुंच गया और उसे बताया कि जीवित छोड़ना जरूरी है। पूछताछ से उन्हें पता चला कि उस आदमी की यादें किसी ने बदल दी हैं और अब वह एक मानवीय कठपुतली बन चुका है जिससे कोई उपयोगी सुराग नहीं मिल रहा। जब वे हार मानने वाले थे तभी 9 लाइफ्स ने फिर से उस आदमी के दिमाग में प्रवेश किया। कर्मचारी तुरंत डिवाइस से उसका पता लगाने लगे और ब्लैक विडो ने समय बर्बाद रोकने के लिए जेल की ओर कदम बढ़ाया। स्थान की पुष्टि होने के बाद ब्लैक विडो तुरंत वहां पहुंच गई। उसे आश्चर्य हुआ कि 9 लाइफ्स ने मानव जागरूकता का उपयोग करके खुद का एक नेटवर्क बना लिया है, इसलिए उसे कभी पकड़ा नहीं जा सका। इस समय काली विधवा को फिर से एक भ्रम दिखाई दिया और जब उसका ध्यान भटक गया तभी अचानक प्रकट हुए हथियारबंद लोगों ने उसे बिजली का झटका दिया। जब वह फिर से जागी तो 9वीं पीढ़ी उसके सामने खड़ी थी और उसने सच बताया कि वास्तव में विधवा बोर्ड हुवाह मशीनरी की पहली व्यक्ति नहीं थी। 9वीं भी उनमें से एक थी, लेकिन वह एक असफल प्रयोग थी और उसके अंग काटकर कचरे की तरह फेंक दिए गए थे। उसी पल से 9वीं ने सभी लोगों को मारने का संकल्प ले लिया जो विशेष एजेंट बनाने में शामिल थे, लेकिन ग्वाजी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। शुफू से मुक्त होने के बाद उसने 9वीं पर गोलियां चलाई। अचानक उसने देखा कि 9वीं के सीने पर का निशान उसे पहचाना सा लगा। उसने उससे पूछा कि वह क्या है, लेकिन 9वीं को खुद याद नहीं था। उसने ग्वाजी को बताया कि बानहुआजी जी का सेवन न करे क्योंकि वह यादों को रोकने वाला है। उनकी यादें सभी छेड़छाड़ की गई थी। तभी बर्ट वहां आ गया और 9वीं पीढ़ी तुरंत भाग गई, लेकिन ग्वाजी वह महिला ने इस पर ध्यान नहीं दिया और खुद भी तुरंत वहां से निकल गई और डॉक्टर को ढूंढने लगी। सख्ती से पूछताछ करने पर डॉक्टर ने सच बता दिया कि ग्वाजी से पहले 48 विफल नमूने हुए थे। उन्हें बिना किसी अपवाद के खारिज कर दिया गया था। रहस्य बनाए रखने के लिए अंत में उनके सभी स्मृतियों को बदल दिया गया था। जब कार्टर, जो बोर्ड हुआ मशीनी का मालिक था, को पता चला कि ग्वाजी को सच्चाई का पता चल गया है तो उसने एक जहर की शीशी डॉक्टर को पकड़ा दी। कहा कि वह खुद ग्वाजी को खत्म कर दे, लेकिन ग्वाजी को उसने खुद बनाया था और डॉक्टर के दिल में ग्वाजी उसकी अपनी बेटी जैसी थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। जब कार्टर ध्यान नहीं दे रहा था तब उसने याददाश्त वाली हार्ड ड्राइव को ग्वाजी के हाथ में थमा दिया और उसे प्रयोगशाला से निकलने दिया। ग्वाजी ने कहानी के आधार पर याददाश्त वाली हार्ड ड्राइव को डॉक्टर को दे दी। हालांकि इसकी कीमत उन 98 असफल परीक्षण नमूनों की जान थी जो जीवित इंसान थे। जब हुआंग जुआन को यह पता चला तो वो इसे सरकार को रिपोर्ट करने जा रहा था, लेकिन अज्ञात हथियारबंद लोगों का हमला हो गया। जब लुटेरे आगे आकर देखने की कोशिश कर रहे थे तभी हुआंग जुआन ने एक गोली मारकर उसे समाप्त कर दिया और फिर ब्रीफकेस को ढाल की तरह इस्तेमाल कर एक एक करके सभी को खत्म कर दिया। इस समय स्वाजे भी उस स्थान पर पहुंच गई जो अक्सर भ्रम में दिखाई देता था। जैसे जैसे स्मृतियां लौटती गईं, अतीत के दृश्य उसकी आंखों के सामने उभरने लगे। वास्तव में वही सोजी थी जो पहले कई साथियों के साथ रहती थी। 9वीं भी उनमें से एक था। वे सभी पैनवा द्वारा पकड़ लिए गए थे और प्रयोग किए गए। परिचित दृश्य देखकर यादें बाढ़ की तरह लौट आईं। इसी दौरान 9वीं भी वहां पहुंचा। वह गाजा से चाहता था कि वह उसके द्वारा बनाए गए नेटवर्क में प्रवेश करे और उसके साथ बदला ले। तभी अचानक कार्टर ने एक बख्तरबंद वार मशीन भेजी, जिसे देखकर ग्वाजी ने तुरंत घायल जोशी को एक ओर ले जाकर अकेले ही उस वाहन का सामना किया। लेकिन वाहन की आग इतनी शक्तिशाली थी कि ग्वाजी को कोई मौका नहीं मिला। विवश होकर वह छुप गई। अनायास उस बख्तरबंद वाहन ने जोशी को खोज लिया। तब ग्वाजी ने वाहन का ध्यान भटकाने के लिए हमला किया, लेकिन उसकी जोरदार आग को इमारत भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। अंत में 2 मिसाइलें दागी गईं और ग्वाजी आग के समुद्र में डूब गई। कार्टर को लगा कि सिस्टर खत्म हो चुकी है, तो उसने अपहरण टैंक का उपयोग करके 9th जनरेशन को पकड़ लिया और उसे कुचलने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सिस्टर अभी मरी नहीं है। वह अदृश्य अवस्था में घोस्ट कार पर कूदा और उसके इलेक्ट्रॉनिक दिमाग पर जोरदार प्रहार किया। फिर बल का उपयोग कर अपने शरीर के फटने की परवाह किए बिना कार का दिमाग खींच निकाला। जैसे ही जोर की आवाज आई, हमलाकार पूरी तरह से नष्ट हो गई और गंभीर रूप से घायल होने के कारण जमीन पर पड़ा रहा। इसी समय हुआंग जुआन ने कार्टर को ढूंढ निकाला और उसे सूचित किया कि उसे सरकार द्वारा वांछित घोषित किया गया है, इसलिए उसे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। कार्टर ने बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन वह एक ही गोली में खत्म हो गया। मरम्मत के बाद वाजाइल अपनी मां से मिला और फिर से पुलिस बल में शामिल हो गया ताकि अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सके। बुराई कभी भी न्याय पर विजय नहीं पा सकती। जिस क्षण आप बुरी सोच लाते हैं, आपकी असफलता तय हो जाती है।